कि इस बार का इलेक्शन ऐसा है कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। मतलब एनसीपी अजित पवार, शिंदे गुट वो भी उधर जा सकते हैं, उधर से उद्धव ठाकरे और पवार साहब वो भी इधर आ सकते हैं। तो इस रायते के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? महाराष्ट्र की जनता भी कंफ्यूज हो गई है, आखिर 5 साल में हो क्या रहा है कि आप एनडीए में रहकर भी एनडीए में नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि आपने नवाब मलिक को टिकट दे दिया। वो नवाब मलिक जिन पर देवेंद्र फडणवीस ने, बीजेपी ने दाऊद से संबंधों के आरोप लगाए, पर मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? आप तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये शायद यूपी में चलता होगा। क्या बीजेपी के हिंदू मुस्लिम वाले इश्यूज से आप सहमत हैं या उससे आप खुद को अलग करें? उसी तरह कास्ट सेंसस पर आप कोई भरोसा देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि होना ही चाहिए। जो गलती आपने की थी अपनी पत्नी को सुप्रिया जी के सामने उतार कर, आपने अभी कहा ना कि वही गलती शरद पवार साहब कर रहे हैं। महाराष्ट्र का अब तक का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? महाराष्ट्र का अगला लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा? अगला डेप्यूटी सीएम कौन होगा महाराष्ट्र का? अखिलेश यादव नए लीडर है, उसमें से एक उनका नाम उभर का आ रहा है, राहुल गांधी। तो शाह और उद्धव के बीच बंद कमरे में एग्रीमेंट की बात होती है कि 2.5 साल सीएम बनेगा, उसमें आपको किस पर यकीन होता है? उद्धव ठाकरे। उनका सुनना ही पड़ता था, चुप बैठना पड़ता था। शरद पवार, सुप्रिया सुले, उसको मौका मिला है सांप के कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का। बहुत स्वागत न्यूज 24 पर चाय वाला इंटरव्यू में आपका। अजीत दादा कहते हैं, अजीत पवार के समर्थक उनको प्यार से निकनेम उनका वही है। तो अजीत दादा, ये जो इतना रायता फैला है पिछले 5 साल में, अजीत दादा आपने भी देखा, पहले तो सब ठीक चल रहा था, 2 पार्टियां उधर थी, 2 पार्टियां उधर थी, जैसे आपने भी बताया वो सही जीते रायता है ना, रायता ही तो है ये। तो इस रायते के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? महाराष्ट्र की जनता भी कंफ्यूज हो गई है, आखिर 5 साल में हो क्या रहा है? स्टार्ट किसने किया है? किसकी गलती है? क्या गलती है? मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। क्या गलती है अभी मैंने कोई बताया कि इनकी गलती है तो मुझे अधिकार नहीं है उनको गलत ठहराने का। वो महाराष्ट्र की जनता, तो जैसे आपने अभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो बताए उसके हिसाब से तो लगता है कि उद्धव ठाकरे उन्होंने स्टार्ट किया ये, क्योंकि जीते थे बीजेपी के साथ, चले गए वो महाविकास आघाड़ी में। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा। सही है ना, वैसा हुआ है, फैक्ट है। अभी जो सही है तो बताया है कैसे। वो कहते हैं कि शिंदे गद्दार और अजीत पवार गद्दार, उन्होंने खुद कहा है। उनके नेता कहते हैं कि गद्दारी उन्होंने की है, वो नकली पार्टियां हैं। अभी उन्होंने क्या करना है, हमारी महाराष्ट्र की वोटर सोचेंगे क्या है क्या नहीं है। हम ऐसे लोग नहीं है, हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। हम काम ईमानदारी से करते हैं। हमारे पार्टी ने जब डिसीजन लिया था कि उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में आपको काम करना पड़ेगा, मैं ही उनके गवर्नमेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर था और मैंने 2.5 साल ठीक तरह से उनको साथ दिया, उनके साथ काम किया। कांग्रेस भी थी, अलग अलग वैसा तो गठबंधन, उनकी विचारधारा अलग थी, किनकी शिवसेना की, हमारी विचारधारा अलग थी। थोड़ा बहुत हमारी और कांग्रेस की सिमिलर थी, क्योंकि एक जमाने में हम कांग्रेस में ही थे। मुझे 91 में जब एमपी का चुनाव के टिकट मिला तो मैं एमपी बना तो कांग्रेस का कैंडिडेट था। फर्स्ट एमएलए जब बना तो भी कांग्रेस का कैंडिडेट था। सेकंड एमएलए बना तो भी कांग्रेस का कैंडिडेट था। बाकी 5 दफा मैं राष्ट्रवादी का कैंडिडेट हूँ। ऐसा सबकी सिचुएशन है। हमारा इतना कहना है कि हमने उनके साथ ठीक तरह से काम किया। वो भी प्राइवेट में बोलते कि हमारा ठीक सरकार चल रहा था, लेकिन अचानक हमारे एकनाथ जी शिंदे के मन में कुछ आया और बहुत से एमएलएज लेके वो उन्होंने ये डिसीजन। तो शिंदे जी ने ठीक किया आपके हिसाब से?
उनको जो लगता है डेमोक्रेसी में हर एक को अधिकार है, संविधान ने वो दिया है, ठीक करना है नहीं करना है, अभी मैं उनके साथ हूं, हम युति में है, अभी हमें एक साथ जमकर आगे जाना है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट, मैंने पहले ही आपको मानक जी बताया कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मैं करने वाला नहीं हूं कि जिससे नया इशू बने। खाली 12 दिन बाकी है। अरे पर दादा, आपके बारे में ये और आपकी पार्टी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि आप एनडीए में रहकर भी एनडीए में नहीं है पूरी तरह से। कैसे? अननेचुरल अलायंस है ये एनसीपी और बीजेपी का। हमेशा से आपने बीजेपी के विरोध में राजनीति की, कांग्रेस में, फिर एनसीपी में। शिवसेना ने भी हमेशा कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ राजनीति की है ना। हाँ, बिल्कुल फैक्ट की, है। बिल्कुल की। हाँ, नहीं, अब मैं इसलिए ये बात आज फिर से गर्म हो गई है क्योंकि आपने नवाब मलिक को टिकट दे दिया। वो नवाब मलिक जिन पर देवेंद्र फडणवीस ने, बीजेपी ने दाऊद से संबंधों के आरोप लगाए। आपको मालूम है दाऊद के बारे में बहुत लोगों के ऊपर आरोप हुए हैं। आरोप होना, मैं आपको बताता हूँ, मानक जी का और दाऊद का बहुत अच्छा संबंध है। आपको पता है क्या? अरे क्या पता है, कोई तो प्रूफ चाहिए ना। ईडी ने केस किया, जेल डाल दिया। ठीक है ना, उसके बारे में ईडी ने तो बहुत लोगों को जेल में डाला। ईडी ने तो आप पर भी आरोप लगाए। उसको इंक्वायरी करना है, क्या करना है, वो उनका अधिकार है। किसी के अधिकार के ऊपर मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको इतना ही बताता हूं कि जब तक किसी के भी ऊपर आरोप किसी ने किया हो, जब तक वो सिद्ध नहीं होते, तो आप कैसे बोल सकते कि आरोपी पर है? यहां तो मुकाबला आपके और महायुति के बीच ही हो गया, कैंडिडेट के बीच। ठीक है ना, ऐसे इतना बड़ा सब हम महाराष्ट्र है, थोड़ा बहुत यहाँ वहां हो जाता है। क्यों आपने फिर नवाब मलिक को टिकट दिया जब उनके ऊपर आरोप नहीं है इसीलिए टिकट दिया। मैंने सोशल इंजीनियरिंग किया है। मुझे जितने भी सीटें मिली उसमें सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से मैंने 10% से ज्यादा माइनॉरिटी को, 10% से ज्यादा बैकवर्ड क्लास को, यानी एससी को, शेड्यूल कास्ट को, मैंने गलती से बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल कास्ट को, और 10% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब को, और ओबीसी को, ओपन को, सबको मैंने टिकट दिया है। हमारी पार्टी ऐसी है उसमें, सब में, 6 में, कि हमने इन सब का विचार किया है। सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम बोलते हैं। ओके, पर मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? आप तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। आपको मालूम है, मैंने उसके बारे में कहा कि ये शायद यूपी में चलता होगा। महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं। हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है। ये फैक्ट है, ये कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मानक जी, मैं आपको सही बताता हूँ। यानी आप बहुत खुलकर अपनी बात कह रहे हैं अजीत दादा, और इस समय महाराष्ट्र की जनता वाकई ये देख रही है और वो ये जानना चाहती है कि क्या बीजेपी के हिंदू मुस्लिम वाले इश्यूज से आप सहमत हैं या उससे आप खुद को अलग करते हैं? हमने महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके हाथ में, वहां का भी फायदा महाराष्ट्र को होने के लिए मैंने पॉजिटिव सोचा और हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। आप अभी सभी जगह देखते हैं कि हर एक पार्टी की विचारधारा अलग रहती है, तो भी कुछ न कुछ कारण ऐसा बन जाता है कि उनको कोई इशू जिसके ऊपर हमारी दो राय है, यानी आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, वो इशू हम थोड़ा सा साइड को रखते हैं और जिनको दोनों को तीनों को भी जो चलता है वो इशू को साथ लेके हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे होता है। ओके, कॉमन मिनिमम को प्रोग्राम के जैसे काम।
तो थोड़ा अजीब स्थिति नहीं हो जाएगी कि आप नवाब मलिक के लिए प्रचार करेंगे और वहीं पर महायुति के कैंडिडेट के लिए बीजेपी और शिवसेना प्रचार खाली करेंगे? उस जगह नहीं हुआ। महाराष्ट्र में 288 सीट्स है, ऐसे 6 जगह या 5 जगह ऐसा हुआ है। तो उसमें हम इतना 280 सीट में 283 में कॉम्प्रोमाइज हुआ या ठीक तरह से अंडरस्टैंडिंग हुआ, लेकिन 5 में नहीं हुआ। तो एक एक दिन तो चला जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि चलो उसके लिए अपने युति को कोई ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उनका प्रचार नहीं कर सकते, हमने कहा कि ठीक है मत करो, हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, करो, जिसको हम मैत्रीपूर्ण लड़त बोलते हैं। राइट। अच्छा, पीएम मोदी को आप बारामती इनवाइट कर रहे हैं क्या प्रचार करने के लिए? नहीं, क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जैसे एक बड़े लीडर आते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट का सोचते हैं, डिस्ट्रिक्ट का, तालुका का नहीं सोचते। अभी जैसे धुलिया में मीटिंग है, धुलिया की मीटिंग ट्राइबल एरिया है ना, धुलिया पालघर ये सब है, उसके लिए है। दूसरी मीटिंग मेरे ख्याल से नासिक में है, तो नासिक सेंटर फिर आजू बाजू में उसका ये होता है। तीसरी मीटिंग उनकी और कई है, तो पूना में भी एक दफा वो आने वाले। तो पूना में आने के बाद हर एक पूना के जो तालुका है वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, वहां ही सब, वहां से ही वो मैसेज देंगे उनको जो भी देना है वो। दादा ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अब चुनाव है, इस समय लोग जानना चाहते हैं कि अजीत दादा पवार के मन में क्या चल रहा है, खासतौर से एनसीपी के जो पुराने आपके समर्थक हैं और आज भी वो सुनना चाहते हैं। क्या आपने मानक जी, मैं यही सोच रहा हूं, मैंने पहले ही आपको बताया कि ऐसा कोई भी मैं अभी नहीं सोच रहा हूं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए आप, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या चक्की पीसिंग वाले बयान आरोप के लिए आपने देवेंद्र फडणवीस को माफ कर दिया है? क्या आपने वो पुराने मतभेद पीछे छोड़ दिए हैं? कौन से आरोप? देवेंद्र फडणवीस ने आप पर आरोप नहीं, वो आरोप हुए, उसके बाद इतना कुछ हुआ है, आरोप प्रत्यारोप तो हो जाते हैं, पॉलिटिक्स में आने बहुत दफा हुए। ये आरोप होने के बाद एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। बहुत से एजेंसी ने इंक्वायरी की, सीआईडी ने इंक्वायरी की, एसीबी ने इंक्वायरी की, इनकम टैक्स ने इंक्वायरी की, डी ने इंक्वायरी की, ईओडब्ल्यू ने इंक्वायरी की। बहुत से एजेंसी जिनको अधिकार है इंक्वायरी करने का, वो सब ने इंक्वायरी की, डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की। तो सरकार में अभी कंफर्टेबल हैं आप? नहीं, मैं कल प्रफुल्ल पटेल का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अब अजीत दादा और हम लोग एनडीए में, महायुति में बहुत कंफर्टेबल हो गए। अभी तो आप देख रहे हैं ना, हमारा कभी झगड़ा आपने सुना है? हमारा तू मैं कभी भी सुना है? मैं क्या है मानक जी, हमारे महाराष्ट्र में लोगों ने ऐसी सिचुएशन तैयार की है कि आप अकेला गवर्नमेंट चला ही नहीं सकते। आपको अलग अलग साथियों को लेके ही गवर्नमेंट चलाना पड़ेगा। नहीं, आरोप लगे ना, फिर वो वॉशिंग मशीन वाले आरोप लगे। आरोप आज भी देखिए लोकसभा में खूब उठा था वो मुद्दा, आरोप तो 70,000 करोड़ का पहले आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस ने आप पर, और फिर आप ही के साथ सरकार बनानी। वो आरोप सिद्ध हुआ क्या? 70,000 करोड़ किसको बोलते हैं मानक जी? आरोप किया 2009 या 10 में, हम है 2014 में, उसके बाद मेरी ओपन इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ। अभी क्या करें, आरोप पॉलिटिक्स में तो हर एक के ऊपर आरोप हो गए। आज राजू जी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी बोफोर्स का आरोप हुआ। वो बोफोर्स का आरोप होने के बाद गवर्नमेंट एक दफा चली गई। ये हुआ ना, आपने देखा ना, हर एक को इसमें, आप जब पॉलिटिक्स में काम करते हैं और अपोजिशन वालों ने एक मन में लाया कि आज मानक जी के ऊपर आरोप ही करना है, और आरोप करने के बाद सभी ने मिलके बार बार वही दोहराना है, और वैसा हुआ।
और वैसा होने के बाद इमेज तो डैमेज हो जाती है मानक जी की। आखिर आप इसके लिए यानी आपके मन में दर्द सुनो है सुनो, दादा? इसके लिए आप पॉलिटिक्स भी नहीं छोड़ सकते। अगर पॉलिटिक्स छोड़ा, इसके कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने छोड़ा। पर दर्द है दादा आपके मन में, ऐसा नहीं लगता नहीं है इन ना, आरोपों का? सबके, हर एक के, अरे किसको मन में नहीं होगा? नवाब भाई के मन में भी है। कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, उनके ऊपर आरोप किया। 92 का आरोप 2012 या ऐसा कुछ, सॉरी 22 में ऐसा हाँ, कुछ अभी किया। जेल भेजा 1.5 साल के लिए। ऐसा ऐसे बहुत से दाऊद की बहन से संबंध लगा के आरोप, ये आरोप है, और उन्होंने वो जमीन और वो पूरा कब्जा आप लिया। ये देखो, आरोप लगाना अलग है, इंक्वायरी करके आरोप सिद्ध होना अलग है। मतलब ये राजनीतिक आरोप होते हैं जो लगते रहते हैं दादा। ऐसे अगर किसी ने गलती की होगी तो उसको शासन मिलना चाहिए। उसको गलती या किसी को माफ नहीं होनी चाहिए, वो कॉमन मैन हो या बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो, क्योंकि हर एक को संविधान, कायदा, घटना सबके बराबर। दादा, बीजेपी से आपके संबंधों की चर्चा इसलिए भी होती है ना क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर आपकी उनसे अलग राय है। मैं नवाब मलिक या ईडी आपके ऊपर आरोप, ये मैंने अलग बातें की। इसके अलावा भी आप देख लीजिए, क्या आप यूसीसी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं? ये देखो, मैंने पहले ही बताया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो अपने महाराष्ट्र को आगे ले जा सकता है, वो प्रोग्राम हम एक साथ साथ कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। हर एक पार्टी का कोई ना कोई एजेंडा रहता है, ये तो मानक जी आपको मानना ही पड़ेगा। तो हमारे महाराष्ट्र के लोगों के मन में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा इतनी गहरी तरह से, मजबूत तरह से उनके मन में बैठी है कि महाराष्ट्र के लोग उसी हिसाब से मैक्सिमम चलते हैं। हिंदू मुस्लिम पे नहीं, वो बिल्कुल भी ध्यान देते हैं। नहीं, तो आप देखो ना, कभी हुआ है क्या? यहां सब मिलके रहते हैं। नहीं, अब वो तो कहते हैं ना, विपक्ष कहता है कि मुसलमानों का जीना 2014 के बाद से अब तक मुश्किल हो गया है हिंदुस्तान में, जिसमें महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान में ही आता है। एक मिनट, हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी हुआ तो हम तुरंत वहां, किसी के ऊपर भी हुआ तो हम तुरंत वहां मदद करने के लिए जाते हैं, सपोर्ट करने के लिए जाते हैं उनको। वो अकेले है ऐसा बिल्कुल उनके मन में हम नहीं लाते। तो क्या आप माइनॉरिटी को, जो महाराष्ट्र की माइनॉरिटी है, मुसलमान है, क्या आप उसको अपनी तरफ से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आप एनडीए में हैं, लेकिन आपने बीजेपी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही समझौता किया है, सही है ना? और आप माइनॉरिटी के लिए पहले जैसे खड़े रहते थे, आज भी खड़े रहेंगे? मानक जी, मैं 1.5 साल इस गवर्नमेंट में हूं। 1.5 साल गवर्नमेंट में, कांग्रेस का जब गवर्नमेंट था तब भी माइनॉरिटी को इतनी मदद नहीं हुई थी। हमने मौलाना आजाद कॉरपोरेशन को 1000 करोड़ रुपया, उसका भाग भांडवल हमने किया। हमने गारंटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वो कॉरपोरेशन को 50 से 60 करोड़ की थी, वो 500 करोड़ रुपए की। हमने बजट में 1000 करोड़ रुपए की प्रावधान उसमें किया, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए। हम काम कर रहे, यही नहीं, हमने उनके जो मदरसा है उनके टीचर्स को 6000 रुपए सैलरी थी, वो 16000 की, 8000 थी, वो 18000 की। माइनॉरिटी के बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए, गरीब बच्चों को, हर एक कास्ट के लोगों को हम ये करते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओपन, ओबीसी। वैसे माइनॉरिटी के लिए हमने 75 बच्चों को हर साल फॉरेन पे भेजना और आउट ऑफ इंडिया, और उसके लिए हर साल 40 लाख रुपए खर्चा करना, ये हमने किया। ये सब करते हुए हमने उर्दू स्कूल बनाना हो,
वहां जरूरत हो तो उसके लिए हमने प्रावधान किया। ये जो हमने करके दिखाया, हाँ, हमने यहाँ शेड्यूल कास्ट के लिए बार्टी एक इंस्टीट्यूट है, बार्टी, वो उसका सब काम कर देखती है। वैसे हमने मातम कम्युनिटी के लिए आरटी निकाली, हमारे ट्राइबल के लिए टार्टी निकाली, ओबीसी लोगों के लिए महाज्योति निकाली, ओपन कैटेगरी के लिए सारथी निकाली, ब्राह्मण और ये लोगों के लिए अमृत निकाली। वैसे हमारे यहाँ माइनॉरिटी के लिए नहीं थी, हमने उनके लिए मार्टी निकाली। ये हमने करके दिखाया, ये 1.5 साल में करके दिखाया। तो जो मुस्लिम ये फैक्ट है। तो जो मुस्लिम बीजेपी पर भरोसा नहीं करता, वो आपको लगता है इस बार आप पर भरोसा करेगा? हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी उनको विनती है कि मैंने करके दिखाया, हमने सबने मिलके करके दिखाया। आगे भी अगर एनडीए की सरकार आ गई तो आप उन्हीं माइनॉरिटीज का भरोसा तोड़ेंगे नहीं? हम सबको साथ लेके चलेंगे। ये शिवाजी महाराज जी ने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, तब कैसे सबको लेके उन्होंने हिंदवी स्वराज्य आगे लेके गए, उसी हिसाब से हम आगे जाना चाहते हैं, सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। उसी तरह कास्ट सेंसस पर आप कोई भरोसा देना चाहते हैं क्या? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। नहीं, एक दफा मुझे ये सब हमेशा एक इशू सोच के एक दफा मुझे ऐसा लगता है कि होना ही चाहिए। क्या होता है, हर एक हमारी इतनी कास्ट है, हमारी इतनी कास्ट है, हमारी इतनी कास्ट है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ऐसा करो, हमें वैसा करो। एक दफा एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है किसकी वो हमने सबने देखने के बाद पता चलेगा कि किसको कितना बजट देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सबके लिए क्या करना चाहिए। और कोई कम्युनिटी पीछे रही, अभी 75 साल हो गए देश को आजादी मिलने के बाद, तो इतना साल होने के बाद भी अगर कोई कम्युनिटी पीछे रही है, उनको और भी आगे लाने के लिए कोई इंसेंटिव देना चाहिए, कोई अच्छा सा प्रोग्राम देना चाहिए। तो मानक जी वो करना चाहिए। अलग अलग कंट्रीज कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ है। तो आप स्टेट के लेवल पे तो करवा ही सकते हैं, जैसे कांग्रेस अब करवा रही है, तेलंगाना में उसने शुरू कर दिया। नहीं, वो तो बीजेपी अगर देश में नहीं करवा रही है तो क्या आप महाराष्ट्र के लिए ये भरोसा दे सकते हैं? हम तीनों मिलके उसके बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करके हम पॉजिटिवली वैसा डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी ये हमारी युति है। अभी ये कांग्रेस इतने, मुझे एक बताओ मानक जी, कांग्रेस इतने साल देश में थी रूलिंग पार्टी के नाते, कभी उन्होंने किया नहीं। और अभी कुछ भी बोलते हैं, हम ये ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इसको पैसा देंगे, उसको पैसा देंगे, इसको सैलरी देंगे, उसकी सैलरी, ऐसा आपको ताज्जुब होगा। मैंने कल उनके लीडरों का देखा, जो भी स्पीच था और जो भी उनका प्रोग्राम है, जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है, उसमें जो भी कहा है ना, वो सब पूरा करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 3 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा। कितना? 3 लाख करोड़। उतना है नहीं? उतना है नहीं। हमारे यहाँ मैंने बजट पेश किया 6.5 लाख करोड़ का। 4.5? 6.5। 6.5। और 6.5 लाख करोड़ में हमारे जो सैलरी ऑफिसर और सबकी रहती है, वो पेंशन जो रिटायर हुए, वो जो हमने लोन उठाया उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है हर साल में, वो सब पकड़ के 3-3.25 लाख करोड़ तो इनको भी लगता है ये काम के लिए, और 3-3.5 लाख भी लगेगा। और इन्होंने 3 लाख का प्रोग्राम दिया है, जो जितना समझो वो लाभ जिसको मिलने वाला है ना, उसको टोटल हमने मेरे कोई रिटायर ऑफिसर के साथ बात करके मैंने कहा कि ये लाड़की बहना के लिए उन्होंने अभी 3,000 किया है, जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए 4,000 किया है, कोई माफी डिक्लेयर की है,
कोई मुफ्त में ट्रैवलिंग का किया है, और जैसे हमने एमएसपी की भी बात की होगी। इनके वो भी किए, और हमारी गर्ल्स है उनके लिए जैसे हमने मुफ्त में गरीब गर्ल्स के लिए शिक्षा के प्रावधान किया है फंड्स का, वैसे हम बॉयज के लिए भी करेंगे, ऐसा उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा। मानक जी, ये सब मिलके मैंने टोटल मारी, मैंने अकेले नहीं, मैं बहुत साल पॉलिटिक्स में हूँ, 35 साल हूँ, और मैं 2009 से शायद एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के नाते काम कर रहा हूँ। तब मैंने 3-4 साल किया, बाद में 2.5 साल किया, अभी 1.5 साल किया, इसे बहुत साल में 8-9 साल किया। तो बहुत से ऑफिसर रिटायर हुए, लेकिन एकदम अच्छे ऑफिसर है, उनके साथ बात की। मैंने कहा कि इसमें जिनको जिनको लाभ मिलने वाला है वो टोटल मारो, और कितना पैसा लगेगा वो मुझे बताओ। मैंने भी सोचा था, वो बोले 3 लाख करोड़। अभी 3 लाख करोड़ वहां खर्चा हुआ, सैलरी के लिए उतना खर्च गया। आपको मालूम है हर 3 महीने में कुछ ना कुछ महंगाई के बारे में हो जाता है, फिर उसको वाड़ हो जाती है। ऐसा कैसा चलता है? ये गुमराह करने की बात है, हमारे महाराष्ट्र के लोगों को एकदम बेवकूफ बनाने की बात है। अच्छा ठीक है, मैं अब आपकी बहन सुप्रिया सुले के बारे में बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अब स्पष्टता आ गई है, क्लैरिटी आ गई है, असली नकली एनसीपी की तरफ उनका इशारा था। लोकसभा चुनाव में रिजल्ट ने तय कर दिया है, उनको 10 में से 8 सीट आई, आपको 4 में से 1 आई। क्या आपको भी लगता है तय हो गया है कि असली एनसीपी शरद पवार की है? ये देखो, हम अभी एनसीपी के प्रमुख है, हमारे पास मेन पार्टी है, सिंबल है, कोर्ट में मैटर चालू है, इलेक्शन कमिश्नर ने डिसीजन दिया है, यहां के असेंबली ने डिसीजन दिया है। अभी हर एक अपने अपने हिसाब से बात कर सकते, उनको भी वो अधिकार है। आपको मानक जी एक मैं बताता हूं, 5 साल पहले हमारे महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का 1 एमपी चुन के आया है। कितना? 1 एमपी। इस दफा क्या हुआ आपने देखा? मुझे थोड़ा बहुत जो मालूमात है, अपने देश में एक इलेक्शन हुआ तब बीजेपी के 2 एमपी चुन के आए, खाली 2, 84 कुछ भी हो, 2 आए थे। अभी बीजेपी 2 दफा पूरी मेजॉरिटी से 2014, 2019 में आई देश में, और 2024 में एनडीए को लेके मेजॉरिटी में आई। ये सब वोटर का अधिकार है, वोटर सोचते हैं, और एक दफा ऐसा रिजल्ट आने के बाद हमेशा वैसा ही रिजल्ट आता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इंदिरा जी का भी जमाना देखा है, या मालूमात की होगी कि वो बहुत साल प्राइम मिनिस्टर होते हुए इमरजेंसी आने के बाद उनको भी देश के लोगों ने हराया था, फिर जिताया भी था, और फिर जिताया भी था। ऐसा सब कुछ है। तो मेरी बहन ने जो बताया वो उनके सोच से उन्होंने बताया होगा। मैंने जो आपको बताया उससे सोच से मैं आगे मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था अभी कुछ दिन पहले, अभी लोकसभा चुनाव के टाइम। तब उन्होंने कहा कि अजीत दादा मेरा फोन नहीं उठाते। ऐसा कैसे होगा? हाँ, उन्होंने कहा मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया उन्होंने। ऐसा नहीं। वो एक बार वो रोते हुए भी दिखी थी बाकायदा। ये सुनो, ऐसा क्या रिश्ता टूट गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं। बिजी अगर कहीं होगा, आप मालूम है आपको, हमारी अगर मीटिंग चालू रहती है, हमेशा फोन। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। हाँ। आपके पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया, आपके बाद एक इंटरव्यू देने वाला हूँ, तो मेरे फोन साइलेंट पे होंगे या ये फ्लाइट मोड पे होंगे। मतलब बात होती है आपकी अभी भी? नहीं, बात तो होगी ना। ये क्या हम एक दूसरे के दुश्मन है क्या? हम एक परिवार के, बात तो होनी ही पड़ेगी। वो कहती हैं कि अगर आपको
एनसीपी में महाविकास आघाड़ी में वापस आना है तो आपको बीजेपी का साथ पहले छोड़ना पड़ेगा, ये उनका बयान है। मुझे उसके बारे में नो कमेंट्स। मैं अभी 20 तारीख का चुनाव जो है वो मैंने सामने रखा है, उसी हिसाब से मेरा प्रचार चालू है। मैं लोगों के साथ जाता हूँ, मिलता हूँ, बैठता हूँ, उनके साथ उनके मन में क्या है और क्या हमने करना चाहिए, ऐसे हमारी बातें चलती है। अब पवार साहब क्या अपना उत्तराधिकारी सुप्रिया जी को बनाना चाहते थे क्या अजीत दादा, जिसकी वजह से जो हुआ आपकी पार्टी में वो उसी वजह से हुआ क्या? किसकी वजह से? क्या पवार साहब अपनी राजनीतिक विरासत सुप्रिया जी को सौंपना चाहते थे? वो उनका अधिकार है, वो सौंप सकते हैं। नहीं, आप जो नाराज हुए वो इसीलिए नहीं, नाराज नहीं, बिल्कुल नहीं। पवार साहब ने जो रिजाइन किया तब भी हमने सबने सोचा था कि साहब के मन में था कि उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने का, तो हमने कहा कि ठीक है हम बनाएंगे। साहब ने नहीं क्या बीच में रिजाइन किया था कि मैं अभी मैं रिटायर हो रहा हूं, ये जिम्मेवारी दूसरे किसी के ऊपर हम अभी किसी ने लेना चाहिए। तो 14-15 या भी ऐसे कुछ लोगों की एक कमेटी की थी और सबको बिठाया था। तब हमने सबने तय किया था कि उसके हाथ में पार्टी देने की। दरअसल पवार साहब की एनसीपी का रिश्ता बीजेपी से ना हमें समझ नहीं आता। हम भी बाहर बैठ के सोचते हैं कि 14 में असेंबली में वॉइस वोट से बीजेपी को सपोर्ट किया, तुरंत चुनाव पूरा क्लियर रिजल्ट आया भी नहीं था, हंग यहाँ असेंबली आएगी ऐसा दिखाई देता था और प्रफुल्ल पटेल को बताया जाओ बाहर मीडिया है, तुरंत बाहर से सपोर्ट डिक्लेयर करो, गवर्नमेंट बनाओ, बाहर से सपोर्ट। क्यों क्या वजह थी? मुझे क्या मालूम, वो पवार साहब का फैसला था। नहीं, हमें अधिकार, जब हम मानक के नेतृत्व में काम करते हैं तो मानक जी जो आदेश देंगे वो आदेश निभाना, ये हमारा काम है। यानी कि जब आप 2 दिन के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे तब भी शरद पवार की मंजूरी से, सहमति से आप आए थे? पहले वैसी बातें हुई थी, हम 5-6 मीटिंग दिल्ली में हुई थी, लेकिन अभी वो मानक जी हुआ, सबको मालूम है क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके किसकी मीटिंग हुई, क्या हुआ। अभी जाने दो, अभी वो क्या है। अच्छा, तीसरी बार जब आप आए, अभी इस बार जो आए, इस बार तो शायद सहमति नहीं थी पवार साहब, या इस बार भी सहमति थी? कौन सी? इस बार जब आप आए हैं महायुति? नहीं, इस बार आते वक्त हमने सबने विधायकों ने साइन करके दिया कि तुरंत जो गवर्नमेंट गिर गया तब कि वो हमें गवर्नमेंट में जाना है, वो बुला रहे तो अपने को जाना पड़ेगा। सब विधायक बोले कि हमें काम करना है, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है। एक तो पहले 2.5 साल में 1 साल तो पूरा कोरोना में गया है, कुछ काम नहीं हुआ है, खाली साल भर मिला, तो और भी 2.5 साल बाकी है। तो वो उन्होंने एक कमेटी की थी और उन्होंने कहा था कि आप तीनों उनके साथ बात करो, कौन से मिनिस्ट्री, कौन से डिपार्टमेंट, कितने लोग, क्या स्टेट मिनिस्टर कितने, कैबिनेट मिनिस्टर कितने, वगैरह वगैरह। लेकिन वो आगे मुझे चर्चा हुई, लेकिन वो बोले कि आप यहाँ से फोन पे बात मत करो, आप ये एक जगह आ जाओ, वहाँ हम बैठेंगे, सोचेंगे, क्योंकि पुराना आपके साथ जो बात हुई वो आप नहीं मानते, ये हमारा 2-3 दफा का अनुभव है, ऐसा बीजेपी के लीडरों ने बताया। और फिर बाद में वो वैसा ही रहा, फिर बार बार विधायक बोलते थे चलो चलो गवर्नमेंट में चलो, सब काम बंद पड़े हैं, वगैरह वगैरह। और फिर बाद में हमने फिर सबने मिलके, एक साहब के पास लेटर भी है सब विधायकों का कि सब अभी साहब के साथ है, उनका भी उसमें साइन है। लेकिन क्या आज तक किसी को पता नहीं कि साहब के मन में एग्जैक्ट क्या चलता है ये। और पवार साहब का मुझे कांग्रेस से भी रिश्ता समझ में नहीं आता। एक समय याद करिए, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर एनसीपी बना दी 99 में, जून में।
हाँ, और अब उन्हीं के साथ हैं। नहीं, जून में 99 में एनसीपी बनाई हाँ, और अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो कांग्रेस के साथ हमने यहाँ गवर्नमेंट बनाया। विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर बने। क्या पॉलिटिक्स है वो? मुझे नहीं मालूम, सॉरी। इस बार फिर ये आज तक मुझे, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मुझे नहीं समझने में इस बार चर्चा चल रही है कि हो सकता है कांग्रेस और एनसीपी का मर्जर हो जाए और सुप्रिया सुले को सीएम बना दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। ऐसे बीच में ऐसी बातें चल रही थी, मैंने भी किसी ने सुनी, वो अफवाह थी या सही थी, कोई अपने को पता नहीं। राहुल गांधी कैसे नेता हैं पवार साहब? आप क्या मानते हैं? जैसे आपने अभी कहा ना कि बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। मेरा ज्यादा उनके साथ कभी संबंध आया नहीं, कांटेक्ट आया नहीं, मैंने कभी उनके साथ बात भी नहीं की। पीएम बन पाएंगे? लोग कहते हैं पीएम बनेंगे और अगले पीएम वही है। अपने देश के जनता के मन में क्या है आज कोई नहीं बता सकता। आपने देखा है अनेक बहुत से इलेक्शन हुए, अप एंड डाउन्स यहाँ चलते। क्या भारत के वोटर्स के मन में क्या होगा कोई भी मैं नहीं बता सकता। एक तो है अपने यहाँ के लोगों की बहुत शॉर्ट मेमोरी रहती है, वो आज एक सोचते। अभी देखो लोकसभा का, मैं आज आपको बताता हूँ, लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 4 महीने 5 महीने हो गए। अभी ये चुनाव आया है, अभी 5-6 महीने हुए। अभी या क्या सोचेंगे बता नहीं। हरियाणा में क्या हुआ? सब बोलते थे, आप तो मीडिया के सब लोग बोलते थे कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस तो वहां हार गई। क्या लोगों के मन में क्या है कुछ मालूम नहीं। उद्धव जी सीएम बन पाएंगे क्या? क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट का कहना है कि इस बार तो सीएम तो वही डिजर्व भी करते हैं और बनेंगे भी वही। कैसे बन सकते हैं, क्योंकि महायुति आने वाली है। फडणवीस जी बन पाएंगे? नहीं, वो तो सब अब मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ। सुनो ना मानक जी, सब विधायक चुन के आने के बाद बैठेंगे और उसके बारे में डिसीजन लेंगे। ज्यादा समझ में नहीं आता है। सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी सीएम बनना पड़ा, और आप भी पहले भी डेप्यूटी सीएम थे और आज भी डेप्यूटी सीएम है, जबकि शिंदे जी बन गए सीएम। मैंने कहा था महाराष्ट्र में ये रायता फैला है। आपको मालूम है 1978 शंकरराव चौहान 75 में चीफ मिनिस्टर थे। 78 में पवार साहब चीफ मिनिस्टर बने। उस मिनिस्ट्री में शंकरराव चौहान फाइनेंस या काउंसिल मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर बने। ये महाराष्ट्र में हुआ है। शिवाजीराव निलंगेकर चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद एक गवर्नमेंट आया था, उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बने। ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बने या बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे महाराष्ट्र में। क्या होता है, आप जब कोई पार्टी में काम करते हैं, समझो एक पार्टी में मानक जी काम कर रहे हैं और उन्होंने उनको बताया आप पार्टी वर्कर है, पार्टी के हाई कमांड ने बताया नहीं मानक जी आपको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो मानक जी को सुनना पड़ता है, डिमोशन भी स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि आप कार्यकर्ता है, पार्टी का वर्कर है ना, आप क्या लीडर नहीं है। ऐसे इंदिरा जी के जमाने में और अलग अलग लोगों के जमाने में ऐसा बहुत दफा हुआ है। जो गलती आपने की थी अपनी पत्नी को सुप्रिया जी के सामने उतार कर, आपने अभी कहा ना कि वही गलती शरद पवार साहब कर रहे हैं, आपके खिलाफ योगेंद्र को उतार। मैंने नहीं कहा वो मैंने गलती की, ये मैंने बताया। हाँ। लेकिन अभी
कौन कर रहा है मुझे पता नहीं। आपको अजीब नहीं लग रहा है कि आप ही का भतीजा आपके सामने युगेंद्र पवार खड़ा है? अजीब लग के क्या फायदा, हर एक को अधिकार है खड़ा रहने का। हैरानी नहीं हुई आपको जब ये फैसला हुआ कि आपके भतीजे को उतार रही है? क्या अभी क्या करे तो क्या करे, उनका अधिकार है। धर्म युद्ध है, अब लड़ना पड़ेगा भतीजे से भी। अभी क्या करे, डेमोक्रेसी। दादा मेरा रैपिड फायर राउंड, छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा जवाब। ओके अजीत दादा, रैपिड फायर राउंड। मेरा पहला सवाल, महाराष्ट्र का अब तक का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? आज तक यशवंतराव चौहान। मुझे लगा मैंने गुगली फेंकी है। यशवंतराव चौहान सब महाराष्ट्र को पता है। अच्छा, पिछले 10-15 साल में? पिछले 10-15 साल में विलासराव देशमुख। विलासराव देशमुख 10-15 साल में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर। हम साथ काम कर रहे थे, 8 साल हमारे वो चीफ मिनिस्टर थे। तो आप उनको उद्धव जी से, देवेंद्र जी से भी अच्छा सीएम मानते हैं? थे। ये देखो, आपने रैपिड अच्छा ठीक है, रैपिड फायर। और फिर आप मुझे क्यों बांधते हैं ऐसा, इसमें ये गलती अच्छा जी, है। उसको रैपिड फायर ही रखते हैं। अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? आज तक का लाल बहादुर शास्त्री। क्या बात है, अब मैं आगे नहीं पूछा। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? महायुति का। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? एनडीए का। बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र का अगला लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का। एमवीए नहीं कह रहे हैं, इसमें भी एक बड़ी बात छिपी हुई है। अगला डेप्यूटी सीएम कौन होगा महाराष्ट्र का? ये महायुति के 2 हो जाएंगे। मेरे मन में इतने सारे सवाल हैं, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे रैपिड फायर को कहा था, तो रैपिड फायर ही है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर 1-2 शब्द में कहें तो, ज्यादा डिटेल में नहीं। अपने यहाँ भारत में ऐसा एक वन साइड ऐसा बोल के नहीं चलने वाला है। अपना सब कास्ट को साथ लेके जाना ही भारत को सही है, ये मेरा कहना है। अखिलेश यादव एक नया लीडर देश में जो भी अभी नए लीडर है उसमें से एक उनका नाम उभर का आ रहा है। नाना पटोले। ठीक है। राहुल गांधी जी की कोशिश चालू है। अभी उनके बारे में इतने अलग अलग चर्चा हो रही है। शुरू में उनको बहुत कुछ कमेंट्स उनके बारे में की जाती थी, लेकिन अभी वो सब बंद हो गई है। एज अ अपोजिशन लीडर के नाते वो अभी काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी मैंने देखा है 24 घंटों में 20-20 घंटे, 18-18, 19-19 घंटे देश के लिए काम करते। जब भी मिलते हैं, हम बहुत दफा मिलते हैं, हमेशा ये करना चाहिए या देश के लिए ये करना चाहिए, स्टेट के लिए ये अच्छा है, यही हम कुछ उन्होंने देखा होगा। तो मैंने यहाँ जाके वहाँ ये देखा है, अगर इस रास्ते से हम गए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा हमेशा यही उनके मन में चलता है। अमित शाह जो भी डिसीजन एक दफा उन्होंने हाँ कहा तो कुछ भी हो जाए वो करके ही दिखाते हैं। तो आपको लगता है जो शाह और उद्धव के बीच बंद कमरे में एग्रीमेंट की बात होती है कि 2.5 साल सीएम बनेगा, उसमें आपको किस पर यकीन होता है? उद्धव जी कहते हैं हमको 2.5 साल सीएम का वादा किया गया था, अमित शाह कहते हैं हमने नहीं किया था ये वादा। उसके बारे में नहीं मैं बता सकता, लेकिन मुझे जो अनुभव अमित शाह जी के बारे में आया है वो एकदम जो कहते हैं उस पर टिकते उसके टिकते रहते। ओके।
उद्धव ठाकरे। उनको कमांड भी उनकी प्रशासन के ऊपर बहुत अच्छी है। उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, मैंने 2.5 साल उनके साथ काम किया। वो जो भी मैं उनके साथ बात करता था तो वो सुनते थे, ये मुझे ऐसा ही चाहिए ऐसा नहीं बोलते थे। लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ कुछ ऐसे इशू आते थे तो वो बोलते थे नहीं, इसके बारे में आप ज्यादा मुझे ये करने की जरूरत नहीं, मैं वो नहीं सुनूंगा, ऐसा उनको कहता थे। अभी इसमें आप रैपिड फायर में आप गोल गोल करके नहीं वैसा नहीं, यानी कुछ महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में उनको समझाया तो बोलते थे कि हाँ चलो करो। लेकिन एक दफा कुछ इशू पे वो अड़े कि नहीं मुझे ये ऐसा ही करना चाहिए, तो फिर वो एज ए चीफ मिनिस्टर के नाते हमें उनका सुनना ही पड़ता था, चुप बैठना पड़ता था। वो खुद के जीत के ऊपर अड़े रहते हैं। ओके। देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र जी ऐसे सबके साथ हम करेंगे, रास्ता निकालेंगे, ऐसा पॉजिटिव अप्रोच रहता है उनका। ओके। शरद पवार। पवार साहब ऐसे लीडर है कि उनको कभी भी नया कुछ भी उनको समझा कि अभी मानक जी है, एकदम यंग है और उनको एक विषय पे बहुत उनका स्टडी है, तो वो एज का हिसाब नहीं करेंगे, आपको साथ लेके आपकी तरफ से वो समझ लेने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसका, के प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, कैसा उसका फायदा हो सकता है, ऐसा उनका स्वभाव है। सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले वो पॉलिटिक्स कर रही है, उसको मौका मिला है साहब के कारण, यानी लेकिन इतने साल हो गए, 17 साल, उन्होंने कभी कोई जिम्मेवारी लेके एज ए एमपी की जिम्मेवारी ली है, लेकिन कोई जिम्मेवारी पार्टी के प्रेसिडेंट की या कोई मिनिस्टर की ऐसे उन्होंने कभी आज तक ली नहीं। करीबन 17-18 साल हो गए वो पॉलिटिक्स में है, यानी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पहले राज्यसभा में थे, 2-2.5 साल ऐसा कुछ ये मौका मिला था, और फिर 15 साल, और ये अभी नया 5 साल, ऐसा एज ए एमपी के नाते काम करती है। अपना अपना जो भी इशू रहता है पार्लियामेंट में अच्छी तरह से वहाँ पेश करने की उसकी कोशिश रहती है। सोनिया गांधी भी ऐसे यूपीए की चेयरपर्सन थी, लेकिन सरकार में कोई पद नहीं लिया उन्होंने। सोनिया जी ने एज ए यूपीए चेयरपर्सन के नाते सबको संभाल के उन्होंने 10 साल वो जिम्मेवारी निभाई, यानी वो तो ज्यादा लोगों के सामने नहीं, पब्लिक मीटिंग में आते थे और अपना अपना काम करते थे। उनका और मनमोहन सिंह जी का जो भी बातें होती होंगी वो बाकी लोगों को पता नहीं, लेकिन तब वो गुजर गए अहमद पटेल जी। अहमद पटेल, हाँ। अहमद पटेल साहब का तब वो उनके राइट हैंड के नाते काम करते थे, ऐसा हम बाहर से देखते थे। उनका और मेरा भी संबंध ज्यादा नहीं कभी आया। वाजपेयी जी के बारे में क्या सोचते हैं? वाजपेयी बहुत लाल बहादुर शास्त्री के बाद अच्छे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब। ओके। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी, उनको पब्लिक का कभी क्या पब्लिक का सेंस है, हमने क्या करना चाहिए, एज अ आरबीआई गवर्नर के नाते उन्होंने काम किया। उसमें एक फाइनेंस के बारे में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। फ्री इकोनॉमी उन्होंने जो लाई, वो फ्री इकोनॉमी फिर बाद में हर एक गवर्नमेंट ने वैसे आगे चलाई। उसके बाद
भारत में बहुत कुछ अच्छे डिसीजन हुए, लेकिन वो उनको ज्यादा ऐसा कभी एक दफा एग्जाम्पल हमारे यहाँ एक है कि उन्होंने कुछ बिल लाया था या ऐसा कुछ किया था, वो राहुल जी ने फाड़ दिया। ऐसा नहीं चलता ना, वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। आप प्राइवेट में उनको बुला के बोल सकते थे कि ये ऐसा नहीं चाहिए, अपने को विड्रॉ करना है। उनका जो भी जो अधिकार है, जो जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है अपने, और देश के प्रधानमंत्री का एक बिल आप ऐसे सबके साथ फाड़ देते हैं, वो एक जैसा उनका अपमान ही है। ऐसा किसी ने नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने मैडम को बताया होगा कि ये चेयरपर्सन के नाते ये अपने को रुकवाना है, तो वो बोल सकते थे कि हमने पेश किया लेकिन विड्रॉ किया, थोड़ा सा हमें और भी जॉइंट सिलेक्ट कमेटी उसके ऊपर बिठानी चाहिए और थोड़ा स्टडी करना चाहिए। ऐसे भी आप बात कर सकते थे। कैसा चल रहा है प्रचार इस बार? लगता है लोकसभा का नतीजा पलट के आप जीत पाएंगे चुनाव? प्रचार ठीक तरह से चल रहा है। मैं जब से इस गवर्नमेंट में गया हूं तब से हमने बहुत कुछ काम किया है, अलग अलग योजनाएं लाई है 1.5 साल में। इस बजट में भी लाई थी। जब पार्लियामेंट का चुनाव खत्म होने के बाद एक बजट पेश करने का मौका 10वीं बार मुझे मिला। आज तक 10 बजट मैंने महाराष्ट्र के पेश किए, अलग अलग सालों में किए, लेकिन किए हैं। तो ये सब करते हुए हमने फार्मर्स को मदद की है, हमारे औरतों को मदद की, बहनों को मदद की है, हमारे युवा युवतियों को हमने मदद की है। यानी वो उनके लिए योजना लाई है, मदद नहीं, उनके लिए योजना, आगे उनका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, इसीलिए योजना अलग अलग लाई है। तो हमें भरोसा है कि इसमें लोग ज्यादा करके, हमारी बहना बहुत खुश है। हम जब महाराष्ट्र में घूमते हैं, जाते हैं, मीटिंग लेते हैं, उनमें उनके साथ बातें करते हैं, तो वो भी खुश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दफा जब पार्लियामेंट का चुनाव था तब हम 0.6% पीछे थे वोट में, टोटल वोट में, महाविकास आघाड़ी का वोट और महायुति का वोट, तो इतना पीछे थे। तो वो वोट हम डेफिनेट आगे जाएंगे और हमें क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी। हम 175 से आगे डेफिनेट जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। 175 उसके आगे तो सीएम कौन बनेगा फिर? हम सब बैठेंगे। मानक जी, हमने ये तय किया है, क्या है, कुछ ऐसे इश्यू आगे आ जाते हैं, या आप जैसे कोई सवाल पूछते हैं और कुछ जवाब दिया, और वो जवाब देने के बाद हमारी तो युति है, युति में 3 मेन पार्टीज है और बाकी भी साथी है, आठवले साहब है, बहुत से लोग हैं, पार्टियां हैं। और मैंने कुछ कहा तो फिर दूसरों को अच्छा नहीं लगता, ऐसा ये चलता है। जब आप युति करते या आघाड़ी में रहते, तो आपको थोड़ा बहुत अपने स्टेटमेंट के ऊपर भी कंट्रोल करना। जैसे कल ही शायद आपने कहा ना कि प्रमोशन तो एक क्लर्क भी चाहता है। नहीं, वो तो सही है ना, हर कोई चाहता है प्रमोशन, वो सही है, लेकिन पहला क्लर्क की नौकरी तो मिलनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट तो आना चाहिए। गवर्नमेंट क्लर्क की नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन। नहीं, लेकिन आपकी ईमानदारी की फिर भी दाद दूंगा मैं। आप बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। आपने कम से कम ये तो मान लिया कि सीएम का जो ऑप्शन है, पद है, वो अभी खुला हुआ है, कोई भी बन सकता है सीएम। जब महायुति, हमेशा महायुति, जब वहां बहुत सारे विधायक चुन के आ जाएंगे तब मीटिंग लेंगे, और मीटिंग लेने के बाद चर्चा करेंगे, और चर्चा करके
हमें महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैक्सिमम स्कीम हमें यहाँ लाना है। उनकी तरफ से और भी कोई मदद, जैसे आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने बिहार में लेके गए, उसी हिसाब से हमें भी लाना है। यह हमारा सोच है और उसके आधार पर हम आगे जा रहे हैं। अब ये देखिए, सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि आपके जो उम्मीदवार हैं इस बार, नवाब मलिक, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में कौन जीतेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, मुकाबला टाइट है, पर अजीत दादा पवार किंग मेकर बनने वाले हैं। और किस तरफ के किंग मेकर बनेंगे ये उन्होंने खुला छोड़ दिया। मानक जी, इतने अलग अलग लोग रहते हैं, हर एक की सोच अलग अलग रहती है, तो अपने में संविधान ने हर एक को अधिकार दिया है अपना अपना बात रखने की। वो उन्होंने इंडिविजुअल बात रखी, उनकी खुद के लिए बात रखी, वो पार्टी के लिए नहीं बोले। आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने उनके मन में जो आया वो जवाब उन्होंने दिया। अभी मेरे बारे में उनका एक रिलेशन अच्छा है, इसीलिए उन्होंने कहा होगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा खुद का ये कहना है कि मेजॉरिटी आने के बाद हम बैठेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे। ओके, मतलब आपने जो अपनी सीएम बनने की इच्छा थी उसको अभी मारा नहीं है ना? हम विधायक सब बैठकर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। ठीक है। और जब उन्होंने ये कहा कि कोई भी जीत सकता है चुनाव में, तो उन्होंने एक ऑप्शन जैसे ना खोल दिया आपके लिए। क्या आपका महाविकास अघाड़ी में या एनसीपी शरद पवार में वापस जाने का विकल्प खुला है या? ऐसा कोई भी नहीं है। हम हमारा काम करना चाहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा महायुति के कैंडिडेट जिता के लाना चाहते हैं। ऐसा कोई किसी ने कुछ बताया तो ये इस एंगल से हम सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या होता है, फिर कार्यकर्ताओं के बीच में भी नया, अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये ऐसा हमें कोई मैसेज देने का ही नहीं। अपने को स्ट्रेट मैसेज महायुति का काम करने का, उनको जिता के, वो विधायक को जिताने का, और फिर आगे बैठकर डिसीजन लेने का। इस बार जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि इस बार का इलेक्शन ऐसा है कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। मतलब एनसीपी अजीत पवार, शिंदे गुट, वो भी उधर जा सकते हैं, उधर से उद्धव ठाकरे और पवार साहब वो भी इधर आ सकते हैं। मतलब आंकड़ों पे डिपेंड करेगा। मानक जी, क्या है, मैंने हमेशा मैं बताता हूं महाराष्ट्र को, आप जैसे लोगों को, कि हमारे महाराष्ट्र में 85 के बाद क्लियर मेजॉरिटी एक भी पार्टी की नहीं आई। 85 से कितने साल हो गए? करीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए एक पार्टी एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में सरकार चला रही है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये पिछले 5 साल में बीजेपी शिवसेना ने युति उनकी थी, 25 साल से ज्यादा थी, और अचानक उनमें थोड़ा सा अंतर आपने देखा, सबने देखा, हमने देखा, और फिर एक गुट वहां से निकला और कांग्रेस राष्ट्रवादी को मिला और उनकी सरकार बन गई। 2.5 साल चली। फिर 2.5 साल के बाद वो शिवसेना में से एक गुट, अपने शिंदे साहब ने डिसीजन लिया और उन्होंने मेजॉरिटी विधायक लेके सरकार बनाई। या ऐसे जो भी सिचुएशन यहाँ तैयार हुई है कोई सालों में, इसीलिए आप जैसे लोगों के मन में, या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या कोई विश्लेषण करता है पॉलिटिक्स का, राजकीय विश्लेषक हम बोलते हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हम ये सोचते हैं, मैं एज अजीत पवार, कि हमारी क्लियर मेजॉरिटी आएगी
और हम महायुति का गवर्नमेंट बनाएंगे। देश का सबसे प्रॉमिसिंग लीडर आपको कौन लगता है दादा, जो जिसका भविष्य आपको बहुत उज्जवल, बहुत ब्राइट लगता हो? यंग लीडर, अपकमिंग, अगले 10-15 साल में आपको लगता बहुत आगे जाएगा? कुछ लोग कहते हैं आदित्य ठाकरे हैं, कुछ लोग कहते हैं तेजस्वी यादव हैं, कुछ लोग कहते हैं अखिलेश हैं, अभी तक अरविंद केजरीवाल का नाम लेते, बहुत सारे लोगों के नाम लेते। अभी तक आज के वक्त ऐसा कोई इतना ऐसा बढ़िया स्पार्क उसमें है और डेफिनेट सब वो नाम के ऊपर बोल सकते हैं कि ये यही होगा, ऐसा कोई अभी तक नहीं दिखाई देता। आप देखो ना, हर एक अपने अपने स्टेट के लिए अपने अपने ये ऐसा चालू है। ओके दादा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। चाय वाला इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दादा, थैंक यू।